चलिए चैप्टर नंबर 9 में पहले ये स्टार्ट से ही हम शुरू कर देते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। The published financial statement are available for review to external shareholder। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश्ड का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज में वो दे देते हैं। अब जब किसी कंपनी के शेयर खरीदने हो ना तो वो पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं, मतलब जिसके अंदर एसओसीआई, एसओएफपी, कैश फ्लो सारा बना होता है। वो कहता है कि वो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होती है किसको? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। वो कौन हो सकते हैं? ऑनर, लैंडर, सप्लायर, कस्टमर। Who use its evaluate the financial performance। कहते हैं जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब पता है? एसओसीआई मतलब प्रॉफिट या लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, एसओएफपी एसेट्स और लायबिलिटीज, लिक्विडिटी कैश कितना अवेलेबल है, लिक्विडिटी होता है कैश जो अवेलेबल, करंट एसेट्स वैसे होते हैं कि जो कन्वर्टेबल टू कैश हो, एंड कैश फ्लो ऑफ द एंटिटी। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, वैसे लिक्विडिटी का आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, I2B में पढ़ा हुआ है आपने। इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेंसेस पे करने के लिए कैश कितना अवेलेबल है, एक्सपेंसेस जिसके पास एक्सपेंसेस पे करने के लिए, लोन पे करने के लिए कैश अवेलेबल है तो वो मोर लिक्विडिटी स्ट्रांग पोजीशन होती है उसकी। Preparation of financial statement involve process aggregating accounting information from trial balance and year-end adjustment। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस देखना पड़ता है इकट्ठा। एग्रीगेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये तो पता है ना कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट हमने अभी पढ़ भी लिया। इट इज नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट डबल एंट्री इफेक्ट ईयर एंड एडजस्टमेंट। मैंने जितनी भी एडजस्टमेंट करवाई है उसका डबल इफेक्ट लाजमी लेते हैं। सो अपोज टू द बैलेंस in the trial balance which are already result of double entry bookkeeping process। कहता है बेसिकली ट्रायल बैलेंस भी पहले बुक उससे भी, लेकिन अब उसका एक इफेक्ट होगा। वो कहता है अपोज्ड, इसके बरक्स कहता है एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे और ट्रायल बैलेंस का एक होगा क्योंकि उससे पहले उसका इफेक्ट आ चुका है। लो जी, आप फिर आपने मोबाइल पे निकाल लो, वहां से तो रोशनी होगी ना। मोबाइल पे निकालना नहीं, तब तक लाइट भी आ जाएगी। मुझे नहीं लाइट चाहिए। आपने सिर्फ सिंपल आपने बुक से देख ले या बुक में लैपटॉप अपने मोबाइल में ही निकाले। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ स्नैपशॉट ऑफ द एंटिटी फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट। ये पता है किस चीज का? एट अ पॉइंट, एज एट, उस लफ्ज का मतलब लिखा हुआ है। एंड चले अब खामोशी, मिल गया ना। एंड लिस्ट एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी ऑफ एन एंटिटी एट अ पर्टिकुलर डेट। कहता है वो लिस्ट होती है किसकी? एसेट्स की, लायबिलिटीज की और इक्विटी की, जो उस एक पर्टिकुलर डेट वाले दिन, फॉर द ईयर नहीं, एट अ टाइम। Statement of comprehensive income is the combination of profit या losses and other comprehensive income। other comprehensive income हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमने ये एक और हेड होता है। Profit or loss shows the financial results for a period by summarizing income earned and expenses incurred during that particular period। Done। next पेज पे चलते हैं। कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ना सेल लिखना, फिर कॉस्ट, ये सारी प्रेजेंटेशन है कि जिस जगह कहा गया है वहां सही वैल्यू लिखना और सही जगह पे लिखना, इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ये ऑन कर दो। वो कहता है प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। कहता है वो कहता है प्रिस्क्राइब्स द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एंश्योर comparability both with the entity financial statement of the previous period and with the financial statement of other entity। मतलब पता है, कहते हैं इस तरह से बनाओ कि पिछले साल जैसी हो, कंपेयर करो तो पिछले साल के साथ कंपेयर कर सको या दूसरे के साथ। अब ये ना कि उसने से लिखा हो नीचे, हमने से लिखा हो ऊपर,
उसने कॉस्ट ऑफ सेल लिखा हुआ एसओएफपी के अंदर, हमने लिखा हुआ एसओसीआई के अंदर। कहता है ऐसा नहीं, कि इस तरह से प्रेजेंट करो। IS 1 कहता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे प्रेजेंट करनी है, ऐसे शो करनी है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल से कंपेरेबल हो सके या अब दूसरी एंटिटी के साथ भी कंपेयर हो सके, कि उसकी सेल्स आपकी सेल्स। जी जी नहीं, IS 1 एक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर सारी, वो बताता है कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट करनी है। एसओसीआई, एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, वो आगे स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात। हाँ जी, हर एक, यानी आपने एसओएफपी कैसे प्रेजेंट करनी है, एसओसीआई, कैश फ्लो, वो सारी चीजें बताता है। It set out overall requirement of the presentation of financial statement guidelines for their structure and minimum requirement of their content। क्या मतलब है इसका? उसका स्ट्रक्चर बताता है और कहता है कम से कम ये चीजें नजर आनी चाहिए। जैसे हम सेल लिखते हैं ना, कहते हैं सेल मिनिमम होनी नजर आनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ये वो लाइन आइटम्स हैं जो मिनिमम नजर आने चाहिए। ज्यादा लिख दो मसला नहीं, कम नहीं लिखना है उससे। जैसे एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, हम लिखते हैं ना, सैलरी, डेप्रिसिएशन अलग अलग भी लिख सकते हो, इकट्ठे करके भी लिख सकते हो, लेकिन सारे अदर एक्सपेंस के नाम से इकट्ठा लिखना इजाजत नहीं। मिनिमम क्या है? सेलिंग एंड एडमिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नजर आने चाहिए। जर्नल रिक्वायरमेंट कहता है सबसे पहले ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या मतलब है? वैल्यू सही और सही जगह पे होनी चाहिए। एसेट जिधर के हैं उधर नजर आनी चाहिए, नॉन करंट है तो नॉन करंट में नजर आनी चाहिए, और ये ना कि मेहरान कार कीमत 60 लाख, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट फेयरली, फाइनेंशियल पोजीशन भी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी और कैश फ्लो भी। कहता है उसके अंदर सारी वैल्यूज ट्रू एंड फेयर व्यू दे। कंपैरेटिव्स, याद रखें कंपैरेटिव्स किसे कहते हैं? पिछले आपने 2024 है ना, 2024 की फाइनेंशियल का कंपैरेटिव 2023 है, इसके साथ कंपेयर कर लो। पिछले साल सेल क्या थी, इस साल क्या सेल्स है, कंपेयर हो गई। वो कहता है comparative information for the immediately preceding accounting period should be disclosed। क्या मतलब है? कभी वो कहे ना कि आपको नहीं कहेगा, वैसे परेशान होना कि मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम चाहिए 2024 की विद कंपैरेटिव, तो 23 की भी चाहिए। अगर कहता ना विद कंपैरेटिव, तो 24 की भी बनाओ और उससे बिल्कुल पिछले साल वाली भी बनाओ। अब पढ़ो, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड। यू विल नॉट बी आस्क्ड टू प्रोवाइड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ये आपको कहा है उसने, ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ। आइडेंटिफिकेशन, क्या मतलब है आइडेंटिफिकेशन का? कहता है ईच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब है ईच कंपोनेंट का? एसओसीआई, एसओएफपी मस्ट बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड। क्या मतलब क्या है? ये पता चल जाए कि ये एसओसीआई है, ये एसओएफपी है, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, ये नोट्स हैं। कहता है हर एक को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। कैसे? सबसे पहले लिखो द नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। ये क्या है बोला? कंपनी नेम, डेट ऑफ द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड या पीरियड कवर्ड द स्टेटमेंट विच एवर इज अप्रोप्रिएट। कहता है ईयर एंड की डेट लिख दो, या अगर 2-3 महीनों की बनाई है तो वो लिख दो। जैसे हम लिखते हैं ना फॉर द ईयर एंडेड या एज एट, आप ऐसा भी लिख सकते हो फॉर द क्वार्टर एंडेड, अगर 3 महीनों की है तो। कहता है विच वन इज अप्रोप्रिएट, पूरे साल किया है तो फॉर द ईयर लिख दो, 6 महीनों किया है फॉर द 6 मंथ एंडेड लिख दो। कहता है विच वन इज अप्रोप्रिएट। करेंसी इन विच फिगर्स आर रिपोर्टेड, ये क्या बोला? रुपीज लिखना। द लेवल ऑफ राउंडिंग यूज्ड इन द फिगर, ये क्या है? लेवल ऑफ राउंडिंग यूज्ड इन फिगर्स। ऊपर जो लिखते हो रुपीज इन 1000 है या रुपीज इन मिलियन है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज या इन, चीजें तो वही है बस। अदर टाइटल्स, और क्या क्या लिखना है? IS 1 does not specify what the statement must be called and allow the use for other terminology। कोई ये नहीं कि आप एसओएफपी को बैलेंस शीट कह दो, उसने मना नहीं किया। एसओसीआई को एसपीएल कह दो,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या पहले लोग क्या कहते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये कह दो। कहते IS1 ने मना नहीं किया, तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? अमेरिका ने कहा, मतलब हम उसी मानते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफन कॉल्ड बैलेंस शीट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। कहता है स्टैंडर्ड कहता है जो मर्जी करो। रिक्वायरमेंट एज टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब ये बता रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या लिखते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं। कहता है पहले करंट, और यहां से एक सवाल बनता है करंट नॉन करंट और करंट लायबिलिटी नॉन, यहां से एक सवाल, अभी तक जो पढ़ा है ना ये तो वैसे ही आपको पता था, यहां से एक सवाल बनता है, ये ध्यान से आप पढ़ना। IS1 states that an asset should be classified as a current asset if satisfy any of the following criteria। कहता है आपने करंट एसेट में लिखना है अगर इसमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, वरना नॉन करंट। द एंटिटी एक्सपेक्ट टू रियलाइज द एसेट या सेल या कंज्यूम इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कहता है ऐसा एसेट जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में इस्तेमाल हो रहा हो, कंप्यूटर यानी रियलाइज का मतलब है बिक जाना, जैसे स्टॉक है बिक जाता है, रियलाइज द एसेट्स या कंज्यूम हो जाए या बिक जाए रूटीन में, उसे करंट एसेट बोलेंगे। द एसेट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पज, मतलब वो ये ना हो किसी और मकसद के लिए पड़ा हो, आपके बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता हो। द एंटिटी एक्सपेक्ट टू रियलाइज एसेट विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जिस दिन खड़े हैं उसके अगले 12 महीने करंट एसेट्स की। अब पेपर में इनमें से कोई दो स्टेटमेंट सही लिख देगा, कहेगा विच वन इज ट्रू, या दोनों में से एक गलत लिख देगा एक सही लिख देगा। ये जो पहली लाइन है ये लाजमी आती है इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। आगे इट इज कैश या कैश इक्विवेलेंट अनलेस द एसेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग यूज्ड एट लीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। एग्जांपल क्या है, कैश इज मनी इन द करंट बैंक अकाउंट और कैश इक्विवेलेंट इज अ मनी हेल्ड इन द डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक। कहता है कि जो डिपॉजिट अकाउंट के आप में पैसे पड़े हैं वो कैश इक्विवेलेंट है, और जो बैंक में पैसे हैं नॉर्मल करंट अकाउंट में वो कैश है, वो कैश एट बैंक है। तो कैश इक्विवेलेंट क्या कहलाएगा, डिपॉजिट अकाउंट, वो भी आप उसको भी ड्रॉ करवा सकते हो। फिर वही बात, इट इज अ कैश या कैश इक्विवेलेंट अनलेस द एसेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एट लीस्ट 12 मंथ। अगर उसके जी कहते जी सब कम से कम 12 महीने इस्तेमाल उसे नहीं कर सकते, है सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कैश इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ही यही है कि जिसको हम इस्तेमाल, आगे चलते हैं। All other assets should be classified as a non-current assets. This definition allow inventory, trade receivable qualify current asset, even they may not be realized into cash within 12 months. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री चाहे उनकी लाइफ 12 महीने हो या उससे ज्यादा हो, ये फिर भी करंट एसेट कहलाएंगे। बात समझ लगी? सपोज दैट आप बिजनेस करते हो एसी का, किस्मत खराब नहीं बिका एसी, गर्मी लोग महंगाई की वजह से आपको लगा कि वो एसी की लाइफ 1 साल से ज्यादा हो गया, नहीं बिका, कहते फिर भी ये क्या कहलाएगा, करंट एसेट। दो चीजें, उनकी लाइफ जो मर्जी है, डेटर और इन्वेंटरी। आगे प्रोवाइडेड दे विल बी रियलाइज्ड इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल या ट्रेडिंग साइकिल। कहते ये तो हमारे नॉर्मल साइकिल का हिस्सा है ना, चीजें बेचना, पैसे उनसे आना, ये नॉर्मल हिस्सा है जी। अगर वो 12 महीनों के अंदर अंदर आपने उन्हें निकलवा लेना है तो फिर ये करंट है, लेकिन मोर देन 12 मंथ है फिर नहीं। लो जी इंपॉर्टेंट लिख लो फिर इसमें से, तो मैंने खुद सवाल में देखा हुआ है, ये आपको वो पहले 3 चैप्टर में भी वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का लफ्ज मिला होगा करंट लायबिलिटी में, इसमें सवाल बनता है। IS1 also states that liability should be classified current। कौन सी कंडीशन है, the entity expect to settle the liability in its routine में सेटल करनी हो, liability is held primarily for the purpose of trading, और वो हो किसके लिए, बिजनेस की। This means that all trade payable are current liabilities even if settlement is not due for
ओवर 12 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। बात समझ लगी? जो ट्रेड पेबल होंगे ना, बोले ना, हमने कहते विच वन इज, हमने कहते नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल भी होना चाहिए, और ओवर द 12 मंथ ये लाइन आई थी, इज नॉट ड्यू ओवर द 12 मंथ, कहता ये ट्रेड पेबल ही कहलाएंगे। इट इज ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, ट्रेड पेबल की लायबिलिटी, ट्रेड पेबल कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, वो जब मर्जी सेटल हो जाए करंट है, बाकी नहीं। The entity does not have the unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the end of the reporting period। कहते हैं उसके पास राइट नहीं है कि वो डेफर करे, कोशिश करे कि विद इन 12 मंथ हो जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कोई नहीं पैसे देता, जहां हम किसी को पैसे नहीं देते, मोर देन 12 मंथ हो जाते हैं, तो फिर भी वो कहलाएगा क्या? अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री करंट, ट्रेड पेबल मतलब अकाउंट पेबल, लेकिन जो दूसरे होते हैं ना अदर देन ट्रेड पेबल, अदर पेबल, वो नहीं। ऑल अदर लायबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज, यहां पर उसने कहा इफ अ कंपनी ऑब्टेन 5 years बैंक लोन where none of the loan principal is repayable until the end of the loan period, the loan will be non-current for the first 4 years and will become current liability in the, कहता है पहले 4 साल तक तो वो रहेगा नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन जब आखिरी साल से पहले वाला साल होगा वो करंट बन जाएगा। Accrued expenses and deferred income are current liabilities. These are monies due to third party but not yet paid. ये तो वो accrued expense है। ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल का लफ्जी मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके एसेट्स कब रियलाइज हो जाते हैं कैश फॉर्म में, एसेट्स आपके कैश फॉर्म में कब रियलाइज हो जाते हैं, ये वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है, जल्दी जल्दी बता देता हूं। जैसे आपने स्टॉक खरीदा आज, पहली तारीख थी, तो आपका पैसा लगा, फिर आपने उसको बेच दिया, जिसको बेचा उसने आपको 10 दिन बाद पैसे दे दिए, आज आपका पैसा लगा, 10 दिन बाद पैसे आपके वापस आ गए, ये एक साइकिल लगता है। मतलब मैंने आज एक चीज खरीदी पहली तारीख, उसको बेचा, अगले बंदे ने मुझे 10 दिन बाद पैसे दिए, तो मेरे जो पैसा लगा हुआ था वापस रियलाइज हो गया, कितने दिनों बाद, इसे कहते हैं साइकिल कंप्लीट हो गया। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एनिटी टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट, जब आपने उसको खरीदा तो पैसा लग गया, फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश या कैश इक्विवेलेंट, उससे जब कैश वापस आ गया, रियलाइज हो गया, तो का साइकिल पूरा हो गया। कहते हैं आज का दिन जब पैसा लगा और जब वापस रियलाइज हो गया, तो इसके दरमियान वाला दिन ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। इसको प्रॉपर अगर आप देखो तो ये आपको क्लियर समझ भी लगेगा। नींद तो नहीं आ रही? चलो आ भी रही है तो क्या है, देखिए आज है 1123 कर लेते हैं, आपने खरीदा कोई भी चीज, स्टॉक खरीदा 500 का, ठीक है, ये आपका साइकिल जहां से शुरू हुआ। क्या आपने पैसे दे दिए? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं कहता हूं दे दिए पैसे। 5 तारीख को आपने इसको बेच दिया 700 रुपए का, क्या आपका 500 और बेचा क्या ऑन क्रेडिट? बताओ जो 500 रिकवर हो गया, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। इस भाई साहब ने 15 तारीख को आपको पैसे दे दिए 700 का 700, ये आपका पैसे रिकवर हो गया अब, तो आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल है इन दोनों के दरमियान। जिस दिन आपने खरीदा था या पैसा लगाया था और जिस दिन आपको पैसे वो वापस मिल गए, इस 700 के अंदर वो 500 भी है और 200 आपका प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग साइकिल ये उसकी बात नहीं कर रहे, जो एक फाइनेंशियल साइकिल होता है, ये नहीं वो आपका नहीं, वो बूम वाला कि बूम पे चला जाए और फिर इसे, हाँ नहीं वो नहीं, ये ऑपरेटिंग साइकिल है, वो अकाउंटिंग साइकिल है, वो तो जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर उसको लेजर में लेकर जाना है, फिर ट्रायल बैलेंस, वो नहीं है। ये है ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एंटिटी टाइम, ये है टाइम है, कब? एक्विजिशन ऑफ एसेट, जब आपने एसेट को लिया और जब उससे पैसा वापस हमें मिल गया। कोई भी एसेट हम खरीदते हैं उसको इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं ना, तो जब हमने पैसा खर्च किया खरीदने में, जब उससे वापस रियलाइज हो गया, इसके दरमियान जो टाइम है ना, वो साइकिल है। नहीं, फाइनेंशियल ईयर के साथ ताल्लुक नहीं,
ये 10-15 दिन भी हो सकते हैं, 2-3 साल भी हो सकते हैं। मिनिमम फेस आइटम कहता है मिनिमम, ये फेस वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये कौन सा फेस है, ये जो एस्टो बनाते हो ना उसे फेस बोलते हैं, कि उसके ऊपर क्या क्या चीजें कम से कम होनी चाहिए। लो जी, वो कहता है IS1 प्रोवाइड्स अ लिस्ट एज मिनिमम मस्ट बी शोन ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको लाइन आइटम भी बोलते हैं, अ सेपरेट लाइन आइटम इन द स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जैसे आप टोटल एसेट लिखकर आ जाओ, वो कहता है नहीं, करंट अलग, नॉन करंट अलग, टोटल एसेट अलग। कहता पहले एसेट्स, कहते नॉन, ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ये सारे कौन से हैं भला, ये सारे एसेट्स के नाम लिखे हुए करंट और नॉन करंट। कहता ये वाले तो मिनिमम होने चाहिए, बाकी कोई एडजस्ट इसके अंदर होते हैं तो कर दो। जैसे ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इकट्ठे लिख रहे हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इकट्ठा लिख रहे हो, कहते इकट्ठा लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि कैश को ऊपर इन्वेंट्री के साथ प्लस कर दो। इन्वेंट्री अलग है, लायबिलिटी में मिनिमम ये होनी चाहिए चीजें। बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं ना कि कुछ ऐसा आता है, नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा होता है कि वहां जानवर इस्तेमाल होते हैं। जैसे सपोज दैट आपका बाग है, तो वो जो आपका बाग है वो जितने दरख्त हैं वो आपके बायोलॉजिकल एसेट है, मतलब जो जिंदा जानवर कोई आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। इवन के कुछ जगहों पे ये जो इस्तेमाल होते हैं ना सिक्योरिटी के लिए कुत्ते, वो भी एसेट में आते हैं। तो वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए उन्होंने रखे होते हैं ना, बिजनेस सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब तो वो कुत्तों ने वो सीसीटीवी की शक्ल इख्तियार कर ली, तो अब वो सीसीटीवी कैमरास लगा देते हैं, पहले लोग ये रखते होते थे। हाँ, बायोलॉजिकल एसेट, दरख्त, कोई जानवर, कोई भी जिंदा। वैसे हाँ जी, हाँ वो भी नहीं, वो तो इन्वेंट्री बन जाते हैं ना, वैसे वो एसेट्स ही हैं। डेयरी फार्म का अगर आपका बिजनेस है, इन्वेंट्री भी एसेट ही होता है। इक्विटी, अच्छा एक करंट और नॉन करंट की एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी है हमने चैप्टर नंबर 1 में। वो एसेट्स की डेफिनेशन है, वो करंट नॉन करंट की नहीं है। उधर तो सिर्फ इतना ही है 12 महीने से कम, 12 महीने से ज्यादा। असल यहां से फंसाएगा वो आपको। इक्विटी, इश्यूड कैपिटल एंड रिजर्व हो गया ना, वो जो कहते थे कि वो अलग से प्रॉफिट पड़ा हुआ है, वो रिजर्व कहलाता है। ऑनर ऑफ द एंटी, द टर्म्स ऑनर रेफर्स टू द इक्विटी होल्डर या शेयर होल्डर। हाँ जी, ये आ गया एडिशनल लाइन आइटम्स। इसका मतलब सुन ले, कहता है मिनिमम लाइन आइटम्स वो होनी चाहिए। अगर एडिशनल लिख दो तो कोई मसला नहीं, कॉमन ही लिखनी, ज्यादा तो लिख सकते हैं। Additional line item should be included in the financial position when presenting them separately and is relevant to an understanding of the entity of financial। कहता है अगर आपको लगता है ना कि ये लाइन आइटम मिक्स कर दोगे तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, लोगों को समझ नहीं लगेगी, तो उसको अलग लिख दो एडिशनल लाइन आइटम के साथ। जैसे ट्रेड पेएबल, अदर पेएबल, दोनों को अलग कर दो, मिक्स होने के चांस है। तो फेस या नोट्स, वो कहता है हाँ फेस या नोट्स, इसका भी सुन लें। फेस का मतलब एसोसिएट जो बनी हुई है, जहां रेवेन्यू लिखते हो, कॉस्ट, कोई इधर उधर तो नहीं चले गए हो? अच्छा, फेस का मतलब सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ये फेस है। एक होता है आप लोग वर्किंग करके नेट करके अमाउंट लिखना, वो नोट्स में प्लस माइनस कर लो, वहां से डायरेक्ट। जैसे आप कॉस्ट ऑफ सेल, ये फेस के ऊपर लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो नोट्स में कर लो, उनको प्लस करके वहां पर लिख दो। वो जो आपने वर्किंग की उसे कहते हैं नोट्स, और जो आकर फेस में लिखा उसे फेस। वो कहता है कुछ चीजें होती हैं कि आपने लिखनी फेस पे होती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल वर्किंग में नहीं लिख सकते, लेकिन उसका जो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वो आप नोट्स में कर सकते हो। फिर क्या उसका रेफरेंस देना जरूरी है कि ये वैल्यू फलां नोट से आई है? फेस में लिखी हुई वैल्यू का रेफरेंस देना जरूरी होता है। सम ऑफ द लाइन आइटम, अब मुझे बताओ पहले लाइन आइटम क्या होता है। सम ऑफ द लाइन आइटम, यही जो वैल्यू लिखते हो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, इसे लाइन आइटम बोलते हैं। इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शुड बी सब क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज गिविंग डिटेल हाउ द टोटल फिगर इज मेड अप। कहता है वो कैसे आई टोटल, वो किस में चली जाएगी? नोट्स के अंदर। कहता है द सब क्लासिफाइड मे बी प्रेजेंटेड इधर
कहता है जो सब क्लासिफिकेशन कैसे, एंड एडिशनल लाइन आइटम ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन या इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे आपने डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर बैडर्स फेस के ऊपर ही लिख दो, लिखा हुआ नजर आया था ना, या पहले माइनस करके नोट्स में उसका रेफरेंस दे दो। कहता है कोई भी एडिशनल लाइन आइटम्स है ना, उसको लिखने के दो तरीके हैं, सॉरी सब क्लासिफाइड करने के दो तरीके हैं, डेटर्स माइनस बैड यानी प्रोविजन फॉर बैडर्स, या एसेट्स माइनस एसेट की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। या तो ऐसा करो फेस के ऊपर ही एडिशनल लाइन आइटम के साथ लिख दो, या फिर नोट्स में लिखकर नेट अमाउंट लिख दो, इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एडिशनल लाइन आइटम्स। ये उसने तरीकाकार भी बताया हुआ है, ये बिल्कुल वही कि नॉन करंट एसेट शुड बी डिवाइडेड इनटू रिक्वायर्ड IAS 16। मिसाल के तौर पर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, कहता है तीनों को प्लस करके लिख दो, एक तरीका। दूसरा तीनों को अलग अलग करके लिख दो, दूसरा तरीका। नॉन करंट एसेट तुम्हारा फेस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप फेस पे कर ले या नोट्स में कर ले, वो नोट्स होंगे। जैसे ये देखिए ये फेस है, अब वो कहता है यूजुअली प्रोवाइडेड इन द, ये आपने 100 लिखा ना PPE, अब PPE में तो सारे आते हैं नॉन करंट एसेट, कहता है वो हमने नोट्स में प्लस कर लिए और यहां पर प्लस करके 100 लिख दी, एग्रीगेटेड फिगर लिख दी। ये तकरीबन 8 बजे से पहले नोट, ये पता चल गया नोट्स और फेस का। रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव, अभी तक सारा का जो पढ़ रहे थे फाइनेंशियल पोजीशन थी, सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा एक चीज इसमें डिफाइन करने वाली है, पेपर में तो इतनी ज्यादा नहीं पूछेगी, बट अ सिंगल स्टेटमेंट या टू स्टेटमेंट्स, या तो आप ऐसा करो कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम लिख दो, सारा कुछ उसके अंदर लिख दो, OCI भी उसके अंदर और SPL भी उसके अंदर, या ऐसा करो SPL को अलग कर दो, OCI को अलग कर दो। OCI स्टैंड फॉर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ऊपर हेडिंग दे दो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, उसके अंदर ही सारा कुछ लिख दो, या दोनों को अलग अलग लिख दो। दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस, अब पेपर में क्या आएगा जी, SOCI परफॉर्मेंस बताती है, ये पोजीशन बताती है परफॉर्मेंस। कहते हैं इसके दो पार्ट है, एक SPL और एक स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। इनको अलग अलग भी प्रेजेंट कर सकते हो और एक हेडिंग के अंदर, अगर ऊपर SPL की हेडिंग दी है फिर उसमें OCI नहीं आएगा, अगर ऊपर SOCI की हेडिंग दी है तो फिर दोनों आ जाएंगे। इसमें होता क्या, पेपर में ये सवाल आ सकता है, a list summarizes revenue, cost, expenses incurred during the specified period, result in profit या loss। ये क्या है, a list of other gain and losses, other gain नॉर्मल नहीं, अदर गेन वो कौन से होते हैं, आपने ना डॉलर खरीदे थे, डॉलर की कीमत बढ़ गई, वो नॉर्मल रूटीन तो नहीं है आपकी, यानी या तो असल अदर ये होते हैं, आपने गाड़ी खरीदी थी 5 लाख की, 2 साल चलाने के बाद वो 8 लाख की है, ये आपका अदर गेन है, कुछ किया भी नहीं, फिर भी 2 लाख 5 लाख की गाड़ी खरीदी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, उसे होना चाहिए था 3.5 लाख का, वो कितने की हो गई 8 लाख की, इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। चलें जी आगे। बस वो फाइनेंस को नहीं फाइनेंस को सदर में नहीं आती, वो तो हमारे SPL का हिस्सा है, नेट प्रॉफिट से ऊपर ऊपर जो कुछ आपने पढ़ा है ना वो SPL है, अदर आपने पढ़ा ही नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो मतलब क्या है, गाड़ी आपने खरीदी 5 लाख की, 2 साल चलाई, 8 लाख की बिकती है अब, तो ये है अदर। वो अदर इनकम तो लिखते हैं, अदर इनकम नहीं लिखते, ये है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, अदर इनकम नहीं है, वो और चीज है। अभी हम किसकी लॉस किया है, जैसे आपने खरीदा था, सादा सी बात, आपने कैसेट खरीदा था पाकिस्तानी रुपए $100 का उधार पे, अब आपने 2 महीने बाद ना उसको $100 वापस करना है। जब आपने खरीदा था तब ना डॉलर की कीमत थी 250 रुपए, आपने अपनी लायबिलिटी लिख दी 25,000 जी मैंने देना है किसी का, अब महीने बाद देने आए ना, आपने देना $100 है, लेकिन तब डॉलर 300 का हो गया, आपको हो गया नुकसान, इसे कहते हैं लॉस, इसे बोलते हैं एक्सचेंज लॉस।
तो एक्सचेंज की वजह से गेन या लॉस आज ऐसा भी हो सकता था 200 का हो जाए, तो आपको फायदा भी हो सकता था, वो गेन हो जाएगा। A statement of comprehensive income show performance, ये वही बातें लिखी हुई हैं यहां पर देखें, कहता है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कंप्राइजेस क्या है, कहता है प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंड अदर, ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम है। उसके अंदर एसपीएल भी आता है और दो हिस्सों में लिखना है, एसपीएल अलग ओसीआई अलग, इकट्ठा लिखना है तो दोनों एक ही स्टेटमेंट में आ जाते हैं। वही मिनिमम फेस रेवेन्यू, फाइनेंस कॉस्ट नजर आनी चाहिए, टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ईच कंपोनेंट ऑफ ओसीआई और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ये पेपर में सवाल आ सकता है कि कौन सा मिनिमम फेस में आता है और कौन सा मिनिमम फेस में नहीं आता। एडिशनल लाइट आइटम फेस बिल्कुल वही बातें हैं, मतलब इकट्ठा करके लिख दो या एडिशनल लाइन के अंदर लिख दो। एग्जांपल ऑफ मटेरियल आइटम्स, मटेरियल आइटम्स का मतलब क्या होता है, मटेरियल आइटम को आप ना इकट्ठा करके नहीं लिख सकते, मतलब मटेरियल आइटम जिसकी कोई वैल्यू है, जिसकी कोई वर्थ है। जैसे अब ये ना लिख दें कि सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे करके लिखते हैं, उसमें छोटे मोटे खर्चे भी अंदर ही आ जाए। तो कुछ मटेरियल आइटम्स होते हैं जिसको आपने अलग लिखना जरूरी है, वो है इन्वेंट्री को अगर राइट डाउन किया है एनआरवी दिखाना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग द एक्टिविटीज, ये पता है रिस्ट्रक्चरिंग, अपना बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने का मतलब होता है जैसे पहले आप पेन बना रहे थे, आप पेन की बजाय इसको कुछ और में, यानी उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हो, या पहले आप बना रहे थे सपोज शैम्पू, अब आप कहते हो साथ साबुन भी बनाना है, तो वो साबुन बनाने के लिए आपको फिर उस अपना बिजनेस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। डिस्पोजल, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, आप 6 चीजें बना रहे हो, एक चीज बनाना बंद कर रहे हो, तो उसका जो प्रॉफिट जितने टाइम का लिया है ना वो अलग लिखना। लिटिगेशन सेटलमेंट, कोई पेनल्टी वगैरह पड़ी है आपको, वो अलग पता चले। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, ये प्रोविजन आप सिर्फ बैड डेट्स का पता है, बहुत सारी प्रोविजन होती है, वारंटी की, गारंटी की, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पेपर में आपको एक सवाल आएगा, एक एक्सपेंस का नाम लिखा होगा, ये सुन ले तो याद हो जाएगा, और वो कहेगा बताओ ये एक्सपेंसेस बाय नेचर है या एक्सपेंसेस बाय फंक्शन है। सवाल क्या आएगा, एक एक्सपेंस दिया होगा और उससे आपसे ये पूछा जाएगा कि ये एक्सपेंसेस बाय नेचर है या एक्सपेंसेस बाय फंक्शन है, तो उसने कोई लिस्ट दी हुई है, और इनकी ना वैसे प्रेजेंटेशन भी चेंज है। एक्सपेंसेस बाय नेचर की प्रेजेंटेशन और होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और फंक्शन की और होती है। अब हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो साइड बार मैं नहीं जा रहा कि उसका मैं दोनों फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको। एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस बाय नेचर, एक्सपेंसेस का एनालिसिस करना है नेचर के लिहाज से। वो कहते हैं व्हेन एक्सपेंसेस आर एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंस विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उसके और खर्चे हैं, रिटेलर का बिजनेस है उसके और खर्चे हैं, सर्विस का बिजनेस है उसके और खर्चे हैं। कहता है बाय नेचर का मतलब ये होता है, जैसे बाय फंक्शन वो है ही खर्चे, जो मर्जी बिजनेस हो वो है ही खर्चे। एक होता है बाय नेचर, बिजनेस की नेचर चेंज। अब जैसे रॉ मटेरियल आपने खरीदा है वो तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ये है बाय नेचर एक्सपेंस। ठीक है, अब देखें, कहते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्सपेंसेस वुड बी प्रोबेबली रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, स्टाफ कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड डेप्रिसिएशन, क्योंकि वहां प्लांट वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अब पेपर में इनमें से कोई खर्चा लिखा होगा और पूछा जाएगा बताओ ये बाय नेचर है बाय फंक्शन। ओके होगी बात। आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर इमटेरियल आर प्रेजेंटेड एज, वो कहते हैं कि वो एक्सपेंसेस जिनकी नेचर कोई किसी खाते में नहीं होती, छोटे मोटे खर्चे, उसको हम किस में लिख देते हैं, अदर एक्सपेंस। अब इसके ना 4 हेडिंग हो गई, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल अलग, स्टाफ कॉस्ट अलग, डेप्रिसिएशन अलग और अदर एक्सपेंस अलग। There will be also an adjustment of increase or decrease in inventory of finished goods, work in process, ये सारा बाय नेचर है। ये उसने लिखा भी है, other entities non manufacturing may present other expenses that are material to their, तो जो बिजनेस के लिए मटेरियल रखते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग का तो एक अलग हिसाब होता है ना, बाकी जो बिजनेस है उनका अपनी नेचर होगी, उसके हिसाब से वो खर्चे लिखते हैं। ये उसने एक लिस्ट दी हुई है,
उसका तरीकाकार क्या है बोला, बाय नेचर के अंदर पहले सेल लिखी जाती है, फिर अदर इनकम लिखी जाती है, फिर इन्वेंट्री के स्टॉक कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट, ये सारा कुछ लिखा हुआ ऐड किया हुआ। उनके बस 5 मिनट में 8 बजे का तो मैंने कहा था अफजल को। ठीक है, अच्छा चले कोई नहीं, मौसम अच्छा है। अब यहां पर देखना है, बस वैसे थोड़ा सा रह गया। बाय फंक्शन पे हम चले जाते हैं, एक्सपेंसेस बाय फंक्शन। व्हेन एक्सपेंसेस एनालाइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं थी जो पहले हम पढ़ के, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं थी, क्या था, मटेरियल यूजेज, स्टाफ कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। इसमें क्या, कॉस्ट ऑफ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। बात समझ लगी? अब उसमें और इसमें फर्क क्या है, जो हम पढ़ते हैं वो बोला क्या है, बाय नेचर है, बाय फंक्शन है, बाय फंक्शन है। कॉस्ट ऑफ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, और अगर सैलरी किस में जाएगा, फंक्शन में या नेचर में, नेचर में। फंक्शन के अंदर तो वो एडमिन एक्सपेंस के अंदर ऐड होके आ जाता है, उसमें लेबर अलग होती है, लेबर का खर्चा अलग होता है, मटेरियल लेबर ओवरहेड। दोबारा ये नाम लिखा होगा, सैलरी किधर जाती है, वो बाय नेचर है। अगर सैलरी अलग से लिखा हुआ इकट्ठा हो गया तो बाय फंक्शन है। हाँ, हम बाय नेचर पढ़ते हैं, हम बाय फंक्शन पढ़ते हैं, सॉरी। हम जो पढ़ते हैं वो हमने सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके लिखते हैं। जो जैसे हम सैलरी एडमिन में लिख देते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर सैलरी एडमिन में नहीं लिखता, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करता है, इन्वेंट्री में ऐड करता है। तो हर बिजनेस की होगी ना? बिल्कुल, हर बिजनेस की होती है। अब मसला ये है कि कौन सैलरी को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। मैन्युफैक्चरर के लिए वो सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसकी इन्वेंट्री के कॉस्ट का हिस्सा बनता है। तो वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों को प्लस करके इन्वेंट्री कॉस्ट बनता है। और हम कहां लिखते हैं उसको, एडमिन एक्सपेंस के अंदर, अदर एक्सपेंस में जाकर। बाय नहीं, अगर वो कहता ना सैलरी बाय नेचर एक्सपेंस है, हम लिखने बाय नेचर है। वो अगर अलग है, इसमें से वो इनमें से कोई नाम दे दे, एडमिन एक्सपेंस, और एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई एक एक्सपेंस थोड़ी है, वो पूरा एक डिपार्टमेंट है। अब दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एक्सपेंस। अच्छा, सेलिंग का एक्सपेंस कौन सा होगा, सेलिंग एक्सपेंस बाय फंक्शन, पूरे सेल डिपार्टमेंट के खर्चे। अच्छा, एक और आपको जो फंसा सकता है, ये देखें, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट दोनों में अलग है, फाइनेंस कॉस्ट दोनों में अलग है, ये दोनों में कवर होती है। अब सिर्फ 4 वो है, 4 ये हैं। वो कौन से हैं, मटेरियल, स्टाफ, डेप्रिसिएशन और अदर। और इसमें क्या है, सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल और अदर एक्सपेंस, दोनों में है। अदर एक्सपेंस में इमटेरियल सारे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इमटेरियल का मतलब ये है छोटे मोटे बाकी खर्चे, हेडिंग आएगी दोनों में। नहीं, छोटे मोटे खर्चे सारे नहीं, जो मर्जी नहीं ऐड कर दो। देखिए, मैन्युफैक्चरर के भी तो छोटे मोटे खर्चे होंगे ना, और एक रिटेलर वगैरह के भी होंगे। तो वो छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं ना, जो इमटेरियल टाइप है, जिनकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है, वो अदर एक्सपेंस में लिखते हैं दोनों के। जी हाँ, ये रिटेलर के लिए जाहिर सी बात है, मैन्युफैक्चरर के लिए तो होता ही नहीं है ये। हाँ, चले जनाब, ये सिंपल आपने ये चीजें हमने पढ़ ली है। फाइनेंशियल पोजीशन आप ये आपने एक नजर पढ़ लेनी है घर जाकर। और जैसे उसने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, किस बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल, कहते देयर इज नो लाइन आइटम ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किस में भला, सर्विस कंपनी के अंदर, क्योंकि उसमें स्टॉक ही नहीं होता। तो ये लाजमी पढ़ना है, ये वाली चीज, ये पेपर में आ जाएगी आपको बस। और चाहे इसमें कुछ भी ना पढ़ना, ये पढ़, ये हो जी, आप पढ़ चुके हो, ये ईयर एंड एडजस्टमेंट भी पढ़ चुके हो, और यहां